वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी के जो हमारी वेरियस गुड्स हैं उस पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ये जो वेरियस गुड्स हैं इनको हम इस पर इफेक्ट देखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी का नॉर्मल गुड पे क्या इफेक्ट है, इंफीरियर गुड पे क्या इफेक्ट है और जो हमारी लग्जरियस गुड्स होती हैं उस पर क्या इफेक्ट है। कंज्यूमर की जो इनकम में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के कारण जो उसकी मांगी गई मात्रा में, किसी वस्तु की जो मांगी गई मात्रा होती है उसमें परिवर्तन आता है, तो इसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट एज इट इज मेजर्ड एज the ratio of the percentage change in quantity demanded to the percentage change in income। इससे हमें साफ पता लग रहा है कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रिस्पॉन्सिवनेस बताती है क्वांटिटी डिमांडेड की, जब किसी कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें परिवर्तन आता है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देखें, अगर मान लीजिए कि किसी कंज्यूमर की इनकम में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है या फिर 10% जो है वो इंक्रीज हुई है, तो वो जो है 20% किसी वस्तु की जो यूनिट्स है उसको कंज्यूम करना शुरू करेगा। अगर हम इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो हम लिखेंगे कि 20% अपॉन 10% इज इक्वल टू 2। 2 जो है ये किसी कंज्यूमर की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अलग अलग टाइप की वस्तुओं में अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें कि इंफीरियर गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी जो होगी, जैसे कि इंफीरियर वस्तुएं जो होती हैं इनकम बढ़ने के कारण उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो हमारी नेसेसरी गुड्स होती हैं और जो हमारी लग्जरियस गुड्स होती हैं, जैसे कि इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की जो है लग्जरियस गुड्स के प्रति डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं इफेक्ट्स को हम आगे स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर समझ में आएगा। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे या फिर फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे, तो हम इसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम लिख सकते हैं। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो चेंजेस आते हैं उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो समझाया है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। इसका फर्स्ट केस हम देखेंगे, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वस्तु की जो डिमांड है वो यूनिटरी उस समय पर होती है जब कंज्यूमर की इनकम में आने वाला जो परिवर्तन है वो क्वांटिटी डिमांडेड में जो आने वाला परिवर्तन है उसके इक्वल हो। इसका मतलब है कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें जो चेंजेस आई, या फिर इनकम इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई, तो उसी प्रभाव के कारण जो कंज्यूमर के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है उसमें सेम प्रोपोर्शन का जो है वो चेंज देखने को मिलता है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अगर किसी कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें 50% की जो है वो वृद्धि हो रही है, तो किसी वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है या उस कंज्यूमर के द्वारा जो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा है उसमें भी 50% का जो है वो राइज होता है या परिवर्तन आता है, तो ये जो डिमांड है ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो है सेम प्रोपोर्शन में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो 50% इंक्रीज हो रही है तो उसके द्वारा जो मांगी गई मात्रा है उसमें भी 50% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। इसको अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो हम इसमें लिखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसमें सेकंड केस है मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस केस में क्या होता है कि जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसी के साथ जो डिमांड में होने वाला जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो उससे ज्यादा होता है। इसको हम यदि एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो हम इसमें पाएंगे कि जब किसी कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें 50% की वृद्धि हो रही है, तो उसके द्वारा जो
मांगी गई मात्रा है किसी वस्तु की जो डिमांड है वो 100% तक राइज हो जाती है। मतलब इनकम में चेंज आने के कारण या फिर इनकम में वृद्धि होने के कारण जो डिमांड है उसमें इनकम से ज्यादा वृद्धि हो रही है। सो जो डिमांड में वृद्धि जो हुई है वो ज्यादा है और इनकम में जो वृद्धि हुई है वो उसके कंपैरेटिवली में कम है। तो इस केस में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो अगर हम राइट डाउन करें तो हम इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो उसको ग्रेटर देन 1 लिखते हैं, क्योंकि इनकम में हुई वृद्धि के कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड है किसी वस्तु की उसमें ज्यादा वृद्धि हुई है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। थर्ड केस इसमें है लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस केस में क्या होता है कि जब किसी कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें होने वाला जो परिवर्तन है वो ज्यादा होता है और उस कारण जो क्वांटिटी में जो आया परिवर्तन है वो उसके इनकम के कंपैरिजन में कम होता है। सो the positive income elasticity of demand would be less than unity when the proportionate change in the quantity demanded is less than proportionate change in income। मतलब इनकम में आए परिवर्तन या फिर इनकम में वृद्धि होने के कारण जो वस्तु की क्वांटिटी है या फिर जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है उसमें भी इंक्रीज हुआ है, बट वो जो है इनकम के कंपैरेटिवली जो है कम वृद्धि देखने को हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें 50% की वृद्धि हो रही है तो उसके इनकम में परिवर्तन आने से वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें परिवर्तन आया, वो जो है 25% है। मतलब कि जो वस्तु की डिमांड है वो भी इंक्रीज हुई 25% तक। तो इस केस में जो है कंज्यूमर की जो इनकम है उसका जो वृद्धि, कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें जो वृद्धि हुई वो ज्यादा है और उसके कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड में वृद्धि हुई वो कम है। तो इस केस में हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। मतलब जो इनकम में परिवर्तन हुआ वो जो है वो ज्यादा था और उसके कारण जो क्वांटिटी डिमांड में परिवर्तन हुआ वो उसके कंपैरेटिवली कम था, इसलिए जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होगी इस केस में। अब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को विभिन्न वस्तुओं में देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप की गुड्स होती है हमारे पास, उन केसेस में जो है इनकम इलास्टिसिटी कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट केस है इसमें नॉर्मल गुड का केस। सो नॉर्मल गुड के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो जो है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इन द सेंस कि जब किसी कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं की जो डिमांड है उनमें भी वृद्धि होती है, और अगर किसी वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाए तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर की इनकम कम हुई है। तो इन दोनों में जो है बेसिकली पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो बात है वो नेसेसरी गुड्स के केस में करें तो नेसेसरी गुड्स क्या होती हैं जिनमें जो अगर इनकम में इंक्रीज आए या फिर इनकम में डिक्रीज आए, दोनों ही केसेस में जो है कमोडिटीज को हमें खरीदना ही पड़ता है। कमोडिटीज की जो डिमांड है वो हमें करनी ही पड़ती है, चाहे जो इनकम है इनकम लेवल जो है वो 0 भी हो जाए। तो इन वस्तुओं के जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो जो है जैसे कि हम किसी सर्विस को मान सकते हैं कि वो जैसे हम बीमार हो जाएं, तो अगर हम बीमार हों तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो हमारे लिए एक नेसेसिटी चीज बन जाती है उस समय पर, और हम डॉक्टर्स की सर्विसेज लेनी ही पड़ती है हम लोगों को। तो सेकंड इसका एग्जांपल है टोबैको प्रोडक्ट्स, देन हेयर कट, देन वाटर, देन इलेक्ट्रिसिटी। इन चीजों का जो बिल है या फिर इसके चार्जेस हैं, चाहे वो जितने मर्जी इंक्रीज हो जाए, ये जो चीजें हैं हमारे लिए नेसेसरी गुड्स हैं, इसलिए इसका कंजप्शन हमें करना ही पड़ता है। तो नेसेसरी गुड्स के केस में भी जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, या फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड हमारे पास इसका केस है इंफीरियर गुड्स का। सो इंफीरियर गुड्स का जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है तो ऐसी वस्तुओं की जो डिमांड है वो कम कर दी जाती है। सो इसलिए जो इसका इनकम इफेक्ट होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है।
इसको यदि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हमें इसमें और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसा कि मान लीजिए पहले जो लोग हैं वो व्हाइट ब्रेड का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, क्योंकि अगर इनकम उनकी कम है तो उस कम इनकम में वो इतना ही खरीद सकते हैं। उसके बाद उनकी इनकम में अगर 10% इंक्रीमेंट हो जाए तो वो व्हाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड पर चले जाएंगे। तो वो जो व्हाइट ब्रेड है वो उनके लिए इंफीरियर हो जाएगी, क्योंकि जो कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज हो चुकी है। थर्ड केस है लग्जरियस गुड। तो लग्जरियस गुड के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है तो उसके इनकम बढ़ने के साथ साथ वो जो है कंज्यूमर लग्जरियस गुड्स की तरफ जाने लग पड़ता है, या फिर लग्जरियस गुड्स का जो कंजम्पशन है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि अब वो अपनी इनकम के अनुसार जो महंगी वस्तु हैं उनको खरीद सकता है। सो लग्जरियस गुड्स में हमारे पास कार्स आती हैं, वॉच आती हैं और ज्वेलरीज भी इसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि ये जो है कंज्यूमर अपनी कभी कभी अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भी इसको परचेज करना शुरू कर देते हैं। और ये जो वस्तुएं हैं ये लग्जरियस गुड्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लास्ट में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर जो है एक ओवरव्यू स्टडी करेंगे। तो ओवरव्यू से हमें ये पता चलेगा कि जो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होगी हमें कि हाई यूनिटरी, लो और जीरो और नेगेटिव जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स होती हैं वो बेसिकली किस किस केस में होती हैं या फिर किस तरह से होती हैं। तो फर्स्ट है इसमें हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी जो है वो हाई उस समय पर होती है जब कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें वृद्धि हुई, उस कारण से जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है उसमें ज्यादा वृद्धि हुई। मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड में हुई वृद्धि उसकी परसेंटेज इनकम में हुई वृद्धि से ज्यादा है। सेकंड है इसमें यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी उस समय होती है जब जो कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें आने वाला जो परिवर्तन है वो क्वांटिटी डिमांडेड में आए परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का जो चेंज है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लो उस समय होती है जब इनकम में होने वाली जो वृद्धि है वो कम हो और जो उस कारण क्वांटिटी डिमांडेड में जो वृद्धि हुई वो ज्यादा हो। एंड नेक्स्ट है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो उस समय पर होती है जब वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, चाहे इनकम जो है वो जितनी मर्जी वृद्धि कर जाए या फिर इनकम का जो चेंज है वो जिस मर्जी का हो या फिर वो नेगेटिव चेंज हो या पॉजिटिव चेंज हो। तो क्वांटिटी डिमांडेड उस केस में जो है वो उसी पोजीशन पर ही रहती है। लास्ट है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव उस समय पर होती है जब कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें इंक्रीज हो और जो उसके इंक्रीज होने के कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाए। इनकम में इंक्रीज हुआ और उसके कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें डिक्रीज हुआ या फिर क्वांटिटी डिमांडेड में फॉल आया, तो उस कारण से जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको नेगेटिव कहा जाता है। ये जो केस है इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। लास्ट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए और न्यू कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें।